तो स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। कॉमन एरर का सेकेंड सेशन आज हमारा है। कल के सेशन में हम लोग कॉमन एरर पार्ट 1 के बारे में कई सारे कॉमन एरर्स और कुछ अप्रोच के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, कुछ लॉजिकल अप्रोच के बारे में हम लोगों ने बात करी, जहाँ से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, आज उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सीजीएल 2019 मेंस को ध्यान में रखते हुए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कॉमन एरर के आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में आपके लिए 10 कॉमन एरर्स हैं जिनका शुभारंभ हम लोग यहाँ से करते हैं। चलिए देखा जाए। सबसे पहले जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे, आप लोग एक बार कोशिश कीजिए क्वेश्चन पढ़ने की कि भाई कैसे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कहाँ पर है ना, एक प्रॉपर अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन पढ़ने का। पहले आप एक बार पढ़िए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, देखिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद न्यूमरस अदर सपोर्ट ग्रुप्स। कल के क्लास में हम लोगों ने कल ही बात करी कि जब भी दो चांद के मुखड़े कंजंक्शन अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अनलाइक, एंड नॉट, एक्सेप्ट एटसेट्रा से जोड़े जाते हैं तो जो वर्ब है और जो पॉजिटिव केस है दोनों ही फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करते हैं। तो जैसा हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा सब कुछ वैसा ही होगा। कल ही हम लोगों ने बात करी थी। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द गवर्नमेंट। देखिए किसी भी सेंटेंस में आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि आपके मतलब का सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ, उससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। है ना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा शायद लास्ट सेशन में मैंने आपको सेम क्वेश्चन आपको कराया था जो मैं बता रहा था कि द टीचर वाला एग्जांपल है ना। दोबारा उसे कराने की जरूरत नहीं है। पिछले क्लास में आपने देखा होगा जो कॉमन एरर्स का पहला सेशन था, वहाँ पर मैंने एग्जांपल कराया था द टीचर एंड नॉट द स्टूडेंट्स, या द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन कराया था। उसको देखिएगा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और यहाँ पर आर हेल्पिंग, ठीक, ये प्लूरल है और इसके बाद कोई पॉजिटिव केस आ जाए तो वो भी अगर प्लूरल हो जाए तो दो प्लूरल एक साथ तो हम गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट हमारा है उसको प्लूरल कर देंगे, जो हमने उस एग्जाम्पल में किया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहीं पर भी पॉजिटिव केस तो है नहीं, इसलिए एक ही बार एरर होगा और एक ही जगह हम लोग करेक्शन करना होगा। तो अब हमारा केवल सब्जेक्ट क्या है? द गवर्नमेंट। तो किसी भी सेंटेंस में आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आपके मतलब का सब्जेक्ट कौन है। अगर आप ये जान पाएंगे आपके मतलब का सब्जेक्ट कौन है तो आप ये भी जान पाएंगे कि आप जो आने वाली वर्ब है वो भी कहाँ से होगी, सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। ठीक है, तो कहता है द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद न्यूमरस अदर सपोर्ट ग्रुप्स एंड एनजीओ आर हेल्पिंग की जगह पर बच्चों क्या हो जाएगा? इज हेल्पिंग। क्या हो जाएगा? इज हेल्पिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? इज हेल्पिंग। द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद न्यूमरस अदर सपोर्ट ग्रुप्स एंड एनजीओज इज हेल्पिंग द लेस फॉर्चुनेट। ठीक है, तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। कल भी हम लोगों ने बात करी इसके बारे में। ठीक है, कल मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। कल का जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लेना एक बार। ठीक है भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑफ द 50% ऑफ द इन्फेंट्स विच वर एडमिटेड टू द जनरल इनपेशेंट सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल, इनपेशेंट सर्विस ऑफ द, इनपेशेंट कहने का मतलब है जो भर्ती, जो एडमिट होते हैं पेशेंट, वो नन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, रिस्पिरेटरी सपोर्ट और इंटेंसिव केयर। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस पढ़िए जरा। कहते हैं ऑफ द 50% ऑफ इन्फेंट्स, 50% जो इन्फेंट्स यानी कि जो बच्चे न्यूली बॉर्न होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो 50% जो इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स यानी कि न्यूली बॉर्न जो बेबी होते हैं, विच वर एडमिटेड, जो कि जनरल इनपेशेंट सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल की जो सामान्य भर्ती सर्विसेज हैं उनमें जो एडमिट हुए हैं। ठीक है, नन रिक्वायर्ड, उनमें से एक कोई भी
जो है 50% की बात कर रहा है, उनमें से 50% को किसी को भी ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सपोर्ट और इंटेंसिव केयर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, नहीं पड़ी, पास्ट टेंस में है तो नहीं हुई या नहीं थी, इस तरह का मतलब निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि भाई फिर गलती कहाँ है। तो इन्फेंट्स जो हैं, आपने अगर रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो नाम होता है क्या, कंजंक्टिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग और क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव प्रोनाउन। अगर आप रेन मार्टिन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्लियरली वहाँ मेंशन किया है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑल्सो नोन एज कंजंक्टिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है हमारा हु होता है, और कौन होता है, विच होता है, और कौन होता है, दैट। ये तीनों बिल्कुल वही काम करते हैं जो काम एक कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन की तरह बिहेव करने की वजह से इन तीनों को हम लोग और क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक, तो हु का यूज़ कहाँ होता है, लिविंग बीइंग्स के साथ में, और विच का यूज़ कहाँ होता है, नॉन लिविंग्स के साथ में, और दैट का यूज़ कहाँ होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ में। ठीक है, किसी सेशन में बता दूंगा इन तीनों कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे। हु का यूज़ लिविंग बीइंग के साथ, विच का यूज़ नॉन लिविंग्स के साथ में, और दैट का यूज़ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ में। ठीक है भाई, लिविंग नॉन लिविंग समझते हैं ना, हर वो चीज़ जिसमें प्राण है, जिसमें जीवन है, वो लिविंग, जिसमें प्राण नहीं है वो नॉन लिविंग। ठीक है, देखिए लाइफलेस, एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर लाइफलेस और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। तो लाइफलेस जिसमें लाइफ था अब नहीं है, लेस हो गया, लेकिन नॉन लिविंग जिसमें कभी भी लाइफ नहीं था। बात समझे? जैसे ये मार्कर पेन है ना, इसे लिखते हैं हम लोग, तो ये पेन जो है इसमें आज भी जीवन नहीं है और कभी भी नहीं होगा। मान लो पढ़ाते पढ़ाते मैं डन हो गया, अब 1000 साल बाद मेरे फॉसिल्स, मेरी हड्डियाँ मिली, ठीक, तो अब उनके साथ ये भी मिलेगा, तो ये उस समय भी नॉन लिविंग होगा, लेकिन मैं नॉन लिविंग नहीं होऊंगा, मैं क्या होऊंगा, लाइफलेस। क्यों भाई? क्योंकि मुझ में आज जीवन है, बाद में 1000 साल बाद नहीं होगा, लेकिन ये तब भी आज भी नॉन लिविंग है और तब भी नॉन लिविंग ही रहेगा, इसमें कभी लाइफ नहीं था। यही अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो अब देखो, तो यानी कि लिविंग बीइंग्स, अब इन्फेंट बच्चे ही हैं, लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग के लिए विच का यूज़ नहीं होता, क्या यूज़ करते हैं अपन, हु का यूज़ करते हैं। तो विच के बच्चों क्या यूज़ हो जाएगा, हु का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ द 50% ऑफ द इन्फेंट्स हु वर एडमिटेड टू द जनरल इन पेशेंट सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल। क्लियर है सभी को? चलो अगला देखते हैं। ठीक है, एक आपको छोटा मैं आइडिया देता हूँ, बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि दैट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, तो जिस सेंटेंस में, मैं 1-2 पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, जिस सेंटेंस में सुपरलैटिव डिग्री का यूज़ कर दिया गया हो, ठीक है, जिस सेंटेंस में किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कर दिया गया हो। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहने का मतलब है जैसे कि आपका एवरीवन, नो वन, समवन, समबडी, ईच वन, नन, इस टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं। अब देखो नन यहाँ आया है, हम बाद वाले सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, पहले ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स अगर आ जाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ऑल, सम, एनी, इस टाइप के वर्ड आ जाए, ठीक है, या लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक ही सेंटेंस में एक साथ आ जाए, तो इन सारी कंडीशंस में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं, वहाँ विच का यूज़ या हु का यूज़ नहीं करते। तो वहाँ पर इन कंडीशंस में दैट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में दोबारा पढ़ा देंगे, क्वेश्चन ही करा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, और इसके अलावा हु और हुम में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि देयर इज अ सेट ऑफ क्राइटेरियंस दैट इज टू बी मेट। इसमें पहले वाले में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पहले वाले में हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि दिस वन। दूसरे वाले में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विच डे पे हु आया है, यानी कि ए पार्ट। तीसरे में आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि आपका बैक्टीरियम, ठीक, वो सभी वर्ड्स, लगभग सभी वर्ड्स जिनके अंत में आता हो अम या अन, अगर इनको प्लूरल लिखना है, ऐसे वर्ड्स जिनका अंतिम वर्ड अम या अन होता है, ठीक,
अम या अन को कर दो कम, क्या करो, अन, ओएन या यूएम, अम या अन को कर दो कम, और एक को क्या कर दो, ऐड। तो बैक्टीरियम का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बन जाएगा, बैक्टीरिया बन जाएगा। मोमेंटम, ठीक है, बैक्टीरियम, फेनोमेनन, फेनोमेनन, तो अम या अन को कर दो कम, क्या हो जाएगा, फेनोमेना। ये क्या हो गया, प्लूरल। इसी प्रकार से क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन का अगर हम प्लूरल लिखेंगे बच्चों तो दैट वुड बी क्राइटेरिया, वो क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियंस इसका प्लूरल नहीं होता, ये गलत है। तो जो क्राइटेरियंस लिखा हुआ है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, क्राइटेरिया। ठीक है, कुछ अलग वर्ड भी होते हैं जिनका अलग तरीके से प्लूरल बनता है। ठीक, तो बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, फेनोमेनन, फेनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, डेटम, डेटा, मीडियम, मीडिया, इस तरीके से बनते हैं इसके प्लूरल। क्लियर मेरे सभी को? तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट जो है हमारा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वंस आवर बॉडीज हैव एक्लिमेटाइज्ड टू द यू टर्न द सराउंडिंग वी become upon to looking around, learning and adjusting। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है सराउंड, इसका मतलब होता है चारों तरफ, इसी से बनता है सराउंडिंग, यानी कि आपके चारों ओर की बात होती है सराउंडिंग का मतलब। और इसी का एक नाउन बनता है, वो बनता है सराउंडिंग्स। क्या मतलब होता है, सराउंडिंग्स। दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन ये भाई साहब कोई और हैं और ये भाई साहब कोई और हैं। सराउंडिंग्स का मतलब होता है एनवायरमेंट। सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट। दे आर सो मैनी नाउन्स, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनमें एस लगाने पर उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे ऑड, ऑड का मतलब जानते हैं विषम, लेकिन ODDS, ऑड्स, ऑड्स मतलब होता है चांस, मौका, है ना। प्रिमाइस, प्रिमाइस मतलब कैंपस, प्रिमाइसिस मतलब प्रतिज्ञा, शपथ। ठीक है, इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव, इफेक्ट्स मतलब संपत्तियाँ, मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें एस या ES लगाने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, बिल्कुल अलग मीनिंग आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, द सराउंडिंग्स, यानी कि वी बिकम ओपन टू। अब देखो वो सराउंडिंग्स यानी कि वो इन्वायरमेंट, वो क्लाइमेट, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जिनके सामने हम आते हैं, जिन कंडीशंस में हम आते हैं, बिकम ओपन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स। क्लियर? अगला, द रियलिटी इज दैट द इंडियन इकोनॉमी डिड नॉट रिकवर आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन, बिग ब्लंडर, इट डिड नॉट रिकवर। देखिए बिग ब्लंडर एक इंग्लिश में टर्म होता है जिसको हम लोग सुपरफ्लुअस बोलते हैं, है ना। स्लैंग या सुपरफ्लुअस, क्या बोलते हैं, स्लैंग या सुपरफ्लुअस। तो स्लैंग या सुपरफ्लुअस कहने का मतलब है, जैसे कोई गेस्ट आपके यहाँ आया, आपने कहा भाई बैठिए चाय चुई पिएंगे, तो चाय पिलाए चुई नहीं पिलाए। खाना वाना खाएंगे तो खाना खिलाए वाना नहीं खिलाए। क्या यार बेफालतू बात है। तो फालतू इज ऑलरेडी फालतू, बे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में गलत होता है, ये अपने आप में क्या होता है बच्चों, गलत होता है। वैसे ही जो बिग ब्लंडर है, तो ब्लंडर जो है, ब्लंडर, तो ब्लंडर का मतलब ही होता है, क्या मतलब होता है इसका, बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब क्या होता है बच्चों, बिग मिस्टेक। ठीक है, तो अपने आप में क्या है, ये बिग मिस्टेक है, यानी कि ब्लंडर में फर्दर बिग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही परफेक्ट है। ठीक है, अगर आप बिग लगा देते हो तो इसका मतलब क्या होगा, बिग बिग मिस्टेक, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, अननेसेसरी हम लोग इसका यूज़ कर देंगे ना। चाय शायद पी लो, तो चाय तो पी ली, चाय थोड़ी पी हमने, बात समझे, यही गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बिग ब्लंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्या होगा, ब्लंडर होगा। ठीक है, तो द रियलिटी इज दैट द इंडियन इकोनॉमी डिड नॉट रिकवर आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन, ब्लंडर। ठीक, बिग ब्लंडर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कॉमन फ्रेंड, सॉरी म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हमने कहा ये अमेरिकन इंग्लिश में सही है, लेकिन वी आर फॉलोअर्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। और ब्रिटिश इंग्लिश में म्यूचुअल एग्रीमेंट जगह पर क्या आएगा बच्चों, कॉमन, सॉरी क्या आएगा, केवल एग्रीमेंट।
क्या आएगा? केवल एग्रीमेंट, म्यूचुअल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? एग्रीमेंट तो अपने आप में म्यूचुअल होता है भाई, दो लोग होंगे तभी तो एग्रीमेंट होगा। म्यूचुअल फ्रेंड, तो म्यूचुअल फ्रेंड अमेरिकन इंग्लिश है तो ये गलत है, हमारे लिए गलत है क्योंकि हम तो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए क्या होगा? म्यूचुअल फ्रेंड है पर कॉमन फ्रेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉमन फ्रेंड। सेंट परसेंट गलत, दैट शुड बी 100%। लिंकिंग रोड गलत, दैट शुड बी लिंक रोड। ठीक है, दे आर ही डिड अ मिस्टेक, तो डिड अ मिस्टेक नहीं, ही मेड अ मिस्टेक। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बारे में। कमिट क्राइम, ही डिड अ क्राइम गलत, ही कमिटेड अ क्राइम। क्यों भाई? कि क्राइम जो है वो इंटेंशनली किया जाता है, जानबूझ से किया जाता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कमिट। जो इंटेंशनली किया जाए वो क्या होता है? कमिट। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, किसी दिन मैं इन सारे वर्ड्स के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है, डिटेल में। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन कहता है द NBA हैज़ सस्पेंडेड इट्स सीजन टिल फर्दर नोटिस आफ्टर अ उताह जैज प्लेयर टेस्ट पॉजिटिव फॉर द वायरस। चलो अब क्या होगा? द NBA हैज़ सस्पेंडेड इट्स सीजन टिल फर्दर नोटिस आफ्टर अ प्लेयर। अब कहता है कि भाई किसी प्लेयर का क्या हुआ होगा? टेस्ट हुआ होगा। कब? पहले जब पॉजिटिव आया है तभी सस्पेंड हुआ है ना। आफ्टर अ यूटाह जैज प्लेयर, कौन भाई है? नाम क्या है? यूटाह जैज, जो क्या हुआ? टेस्टेड पॉजिटिव, जो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस, जिनका जो टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव निकला। ठीक है, तो सी पार्ट में गलती है, यानी कि यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स सेक्रेटिव ways 17 years ago, Beijing informed WHO shared the virus gene sequence with the world, imposed travel restrictions and quarantined 50 million people. ठीक है, बोले जरा क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो जरा, एक बार दिमाग लगाओ, सोचो। कुछ नहीं करना नहीं है, बहुत है तो बउआ का झुंझुना। क्वेश्चन तो बिल्कुल बउआ का झुंझुना है। बउआ जो पूछते हैं आप, बिहार में कहते हैं बउआ का झुंझुना, यानी कि वेरी इजी, बहुत ही आसान, कुछ नहीं है इसमें। क्या करना है? 2 इट्स होते हैं यहाँ पर, उसके बाद ध्यान सेंटेंस को पढ़ना है। इन कंट्रास्ट टू इट्स सेक्रेटिव वेज। अब देखो 2 इट्स होता है, एक होता है ये वाला इट्स जो बराबर होता है इट इज़ के, और एक होता है इट्स जिसका मतलब होता है अपना, और ये क्या होता है? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो इट्स सेक्रेटिव वेज, तो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ये ITS वाला आएगा, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस वाला। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। इन कंट्रास्ट टू इट्स सेक्रेटिव वेज 17 years ago। ठीक है, क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को? चलो बढ़िया। देखिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिए। ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि एग्जाम को हवा आ रहा है। क्वेश्चन सारे ऐसे ही होते हैं, बस क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते नहीं। अभी मैं आपको बताऊँ, जब मैंने इसको ध्यान से एक बार पढ़ा ना तो मुझे समझ नहीं आया कहाँ पे है, लेकिन जब मैंने दोबारा इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया, अरे क्या लिखा है? इट इज़ सेक्रेटिव वेज। इसका तो कोई मतलब ही निकलेगा, इसका क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा। तो इट्स सेक्रेटिव वेज, इसके जो अपने तौर तरीके हैं 17 साल पुराने, है ना, इसलिए आंसर आ गया। कुछ नहीं कर रहा, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, कोई भी इसमें मैजिक नहीं हो सकता। किसी को लगता है कुछ मैजिक होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। निर्मल बाबा नहीं है कि बेटा पुदीने की चटनी खाओ कृपा बरसेगी, कृपा बिल्कुल नहीं बरसेगी। कृपा तब बरसेगी जब आप अपने ऊपर कृपा खुद करेंगे। बात समझे? कृपा आपने खुद करनी है बच्चों, तो कर लो कृपा अपने ऊपर। और सफलता का कोई विकल्प नहीं है, सक्सेस का कोई विकल्प नहीं है। मैं कई बार क्लासेस में भी, ऑफलाइन क्लास में मैंने बच्चों से कहा कि लो बेटा, ये आपका जीवन है, आप डिसाइड करेंगे कि आपके आने वाले 60 साल कैसे कटने वाले हैं। बात समझिए? जम के मेहनत कीजिए, लाइफ बार बार मौका नहीं देती है अच्छा करने का। आपको लाइफ ने मौका दिया है तो चूकिए बिल्कुल मत। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है कि इट वॉज नाउ गेटिंग लेट एंड मैनी एंड माई आईज आर हैविंग ट्रबल। अब देखो,
इट वॉज नाउ गेटिंग लेट, एक पास्ट आर, एक प्रेजेंट। आगे बढ़ो। इन द डिसअपियरिंग लाइट बिटवीन व्हेन वी वर, पास्ट, दो पास्ट, एक पास्ट, दो पास्ट, एक प्रेजेंट, इसका मतलब गलत। ये क्या हो जाएगा? माई आइज वर। क्यों हो गया भैया ऐसा? क्योंकि जब एक सेंटेंस पास्ट में लेकर चले हो तो लास्ट तक कहाँ लेकर जाओगे? पास्ट में ही लेकर जाओगे। जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आए तब तक सेंटेंस हमेशा एक ही टेंस में रहता है। बात समझे कि नहीं? क्लियर है मेरी बात सभी को? चलिए, क्लियर है ना? हाँ, कमेंट में जरूर बताइए। कसम है तुम सबको अपने अपने उनकी और उनकी। डाउट होगा तो पूछ लेना, शर्माना बिल्कुल मत, है ना? चलो आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रदीप साहू, द 34-year-old लेग स्पिनर फ्रॉम भिवानी, रोब्ड इन एज ऑस्ट्रेलियाज प्रीमियर नेट बॉलर्स, इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लिमिटेड ओवर सेटअप फॉर क्लोज टू एन ईयर। देखो, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि जो आर्टिकल ए और एन का यूज़ है ये टोटली डिपेंड करता है किस पर? प्रोनाउंसिएशन पर। द यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोनाउंसिएशन। एज यू प्रोनाउंसिएट द वर्ड सो विल बी द आर्टिकल। ठीक है। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं? कॉन्सोनेंट के साथ में, और एन का यूज़ कहाँ करते हैं? वॉवल के साथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? वॉवल साउंड के साथ में। वर्ड किससे प्रोनाउंसिएट हो रहा है दैट विल डिटरमाइन वेदर देयर विल बी आर्टिकल ए और एन। बात समझ रहे हैं मेरी आप? इससे मैंने कहा ही इज ए एन एम ए। ठीक, एग्जाम्पल है बिल्कुल सिंपल सा। अब मैंने कहा ही इज ए एन मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक, मतलब दोनों का सेम ही है, लेकिन यहाँ पर देखो इसका प्रोनाउंसिएशन ए में, तो पहले क्या निकला? ए, क्या आएगा? एन। मास्टर ऑफ आर्ट्स, मा, कॉन्सोनेंट साउंड, क्या आएगा? ए। तो ही इज अ मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड ही इज एन एम ए। बात समझे? यही बात दूसरी, अब जब वाई और डब्ल्यू की बात कहीं पर की जाए तो ये दोनों क्या होते हैं? कंसीडर किए जाते हैं सेमी वॉवेल्स। क्या कंसीडर किया जाता है बच्चों? सेमी वॉवेल्स। और हमेशा अपने साथ जो आर्टिकल लेते हैं वो ए लेते हैं। सोचना ही नहीं है, आपको कहीं पर भी वाई और डब्ल्यू दिखें तो समझ लेना वहाँ आर्टिकल ए ही आएगा, कभी भी एन नहीं आएगा। तो टू एन ईयर, क्या जगह? टू अ ईयर। एक्चुअली या लिखा जाता है ये ऐसे, ठीक है। और या जो है कॉन्सोनेंट साउंड माना गया है, इसीलिए इसके साथ हमेशा ए आर्टिकल आता है। जना है मेरे पास सभी को? ठीक, क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करी। किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं कोई फर्दर डाउट हो, ठीक है, तो आप जरूर पूछिएगा। आप बढ़िया से पढ़िए और पढ़िए, जी लगा दीजिए, बिल्कुल जी जान लगा दीजिए। मान लीजिए कि 6 महीने, देखिए CGL 2019 में टारगेट है ही है, 2019 का टारगेट है ही है। इसके अलावा 2020 का CGL भी आने वाला है, ये भी टारगेट रखिए अपना। और कहीं दिक्कत है बच्चों, मैं आपको 1-2 क्लास बाद एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, नंबर भी अपना दे दूंगा। डाउट होगा तो आप उसमें डायरेक्ट पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। लेकिन पढ़िए, पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए। एकमात्र सफलता ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपके सपने पूरे कर सकता है। और आपके सपने हैं तो कौन पूरे करेगा? आपको ही करने होंगे। इसलिए बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए। आपका दिन और आपका जीवन मंगलमय हो।